सीटेट में अक्सर इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं कि बिक्स किसे कहते हैं, यानी कि बुनियादी तरसीली महारत क्या है, इसका जवाब बताइए। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सा टीचिंग मेथड है जिसमें हम माने को समझने के बजाय सेंटेंस के पैटर्न को याद करने पे जोर देते हैं। या फिर आपसे ये पूछा जाता है कि रीलिया क्या होती है। या फिर आपसे अक्सर सीटेट में यह भी देखने को मिलता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि रास्त तरीका प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड किसे कहते हैं, और ज़बान की तदरीस का सबसे पुराना तरीका क्या है। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सा मेथड है जिसमें हम मदर टंग का यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह के सवालात का जवाब देने के लिए आपको सीटेट के सिलेबस के मुताबिक एक अहम टॉपिक जिसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, उसे पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, आज हम अपनी क्लास में मेथड्स ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण विधियों को तदरीस के तरीकों को डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ये समझने से पहले ज़रूरत इस बात की है कि हम समझे टीचिंग क्या होता है, तदरीस कहते किसे हैं, शिक्षण किसे कहते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो पढ़ाना, दर्स देना, बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाना, ये तदरीस है। बच्चों के अंदरूनी सलाहियतों को बाहर निकालना, फ़रोग़ देना, उजागर करना, ये तदरीस है। जो छात्र हैं उनकी अंतर्निहित शक्तियों को उभारना, ये शिक्षण कहलाता है। शिक्षण की बहुत सारी परिभाषाएं, डेफिनेशंस बताई गई हैं अलग अलग माहिरीन के ज़रिए, आप देख सकते हैं। आप इसे खुद पढ़िएगा, आप हमारा नोट्स ले लीजिएगा। सेंट थॉमस के मुताबिक तदरीस क्या होता है, किसी तरह से किसी को मालूमात और इल्म देना, ये तदरीस है। तदरीस के कुछ मकासद भी हैं, इसे भी आप लोग पढ़िएगा। नोट्स आप लेकर के तफसील से पढ़ सकते हैं। नोट्स कैसे लेंगे, तो आपको हमें व्हाट्सअप करना होगा 7275549890 पे। आप हमें व्हाट्सअप करेंगे तो हम अपने नोट्स का सैंपल भेज देंगे, उसमें सारी डिटेल्स होंगी जिन्हें फॉलो करके आप हमारे नोट्स को हासिल कर सकते हैं, जो कि सीटेट के उर्दू के सिलेबस के ऐन मुताबिक है। 12 चैप्टर पर हमारा नोट्स मबनी है। तो चलिए अब हम ज़बान की जो तदरीस है उसके जो उसूल हैं, जो मैगज़ीम्स ऑफ टीचिंग हैं, जो शिक्षण सूत्र हैं, उन्हें समझते हैं। शिक्षण सूत्र होते क्या हैं, जिनकी मदद से एक टीचर टीचिंग को ईजी बना सकता है, इफ़ेक्टिव बना सकता है, इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बना सकता है। वही फार्मूले मैगज़ीम्स ऑफ टीचिंग या फिर शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला है आसान से मुश्किल की तरफ, ये गलती से छप गया है, आसान से मुश्किल की तरफ, यानी फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, यानी आप बच्चों को पहले आसान चीज़ें पढ़ाइए और फिर धीरे धीरे मुश्किल की तरफ बढ़िए। दूसरा जो सूत्र है वो है मालूम से नामालूम की तरफ, जो चीज़ें बच्चों को पहले से मालूम है, जिन कंसेप्ट के बारे में बच्चे जानते हैं, उससे आप सबक शुरू करिए और धीरे धीरे गैर मालूम या नामालूम चीज़ों को पढ़ा दीजिए। मकरून से मुजर्रद की तरफ बढ़िए, यानी मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़िए, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ बढ़िए। जैसे आपको बच्चों को पढ़ाना है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, तो आप बच्चों को डायरेक्ट बता देंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो पौधे छोड़ते हैं ऑक्सीजन, वो प्रोसेस करके बनता है। ऐसे आप कहेंगे नहीं, आप बच्चों को पहले बाकायदा तौर से पेड़ दिखाएंगे, पौधे दिखाएंगे, उसमें जो पत्तियां होती हैं वो दिखाएंगे, उसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हिंदी में रंध्र कहा जाता है, वो समझाएंगे। और फिर आप बताएंगे कि जब हम पेड़ को पानी देते हैं तो ये पानी पेड़ के जड़ से होते हुए, तने से होते हुए पत्तियों तक आता है, और फिर सूरज का जब प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पौधे ले करके फिर ऑक्सीजन बनाते हैं।
इस तरह से जब हम बच्चों को बताएंगे, पहले ही मूर्त चीज़ों को दिखा देंगे और फिर अमूर्त चीज़ों के बारे में बताएंगे, तो बच्चे आसानी से समझेंगे। तो इसे कहते हैं कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त से अमूर्त की तरफ। इसी तरह पहले किसी चीज़ को पढ़ाना है तो हमें पहले ओवरऑल सब कुछ बता देना चाहिए, फिर उसके पार्ट्स को समझाना चाहिए। जैसे इंसानों के बारे में बताना है तो पहले देखो ये इंसान है, और फिर इंसान के अंदर की जो चीज़ें हैं, ये किडनी है, ये हार्ट है, ये पेनक्रियाज है, ठीक है। इस तरह से बाद में आपको बताना चाहिए। कोई भी सबक आप पढ़ाओ तो इनडिफिनिट से आप शुरू मत करो, पहले डिफिनिट चीज़ें बताओ, जो मुतय्यन चीज़ें हैं वो बताओ, और फिर उसी की मदद से जो गैर मुतय्यन चीज़ें हैं वो पढ़ा दीजिए। तो ये सब मैगजीन्स ऑफ टीचिंग हैं, जिन्हें हम शिक्षण सूत्र कहते हैं। इनका इस्तेमाल करके हम टीचिंग को ईजी, आसान, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प बना सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे शिक्षण विधियों की, टीचिंग मेथड्स की, जिससे सीटेट में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। अलग अलग मेथड्स हैं, सबको हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कवायद तर्जुमे का तरीका, जिसे अंग्रेजी में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये तरीका ज़बान सिखाने का पुराना तरीका है। जब हम बचपन में पढ़ते थे, जब हम अंग्रेज़ी पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते थे, हमें टीचर उर्दू या हिंदी की मदद से सिखाता था। हमको सेंटेंस दे देता था, वह जाता है, अब इसका अंग्रेजी बनाओ, तो हम लोग लिखते थे ही गोज। तो इस तरह से हम क्या कर रहे थे, एक ज़बान की मदद से दूसरी ज़बान सीख रहे थे। तो वो मेथड हम कौन सा फॉलो कर रहे थे, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड फॉलो कर रहे थे। यह ज़बान सीखने का सबसे पुराना तरीका है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर एक ज़बान की मदद से दूसरी ज़बान सिखाने के लिए किया जाता है। इसमें तालिबे इल्मों को हदफ ज़बान, यानी कि जो टारगेट लैंग्वेज, मान लीजिए हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश हमारी टारगेट लैंग्वेज है, तो हदफ ज़बान और कवायद पढ़ने और उसूल याद करने के लिए हमें इसमें पहले कहा जाता था, और फिर पहली ज़बान की मदद से हमें दूसरी ज़बान में तर्जुमे का काम दिया जाता था। यानी कि हम पहले ही टारगेट लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं, जो ग्रामर होते हैं, उनको याद करते थे, और फिर पहली ज़बान की मदद से, अपनी मादरी ज़बान की मदद से उस ज़बान को सीखते थे। जैसे अंग्रेज़ी सीख रहे हैं तो हम अंग्रेज़ी में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये सब समझते थे, ग्रामर समझते थे। फिर हम अपनी ज़बान की मदद से दूसरी ज़बान में हम तर्जुमा करते थे। तो जो ग्रामर ट्रांसलेशन का मेथड होता है, उसमें टीचर क्या करता है, बच्चों को टारगेट लैंग्वेज के कुछ उसूल, कुछ फार्मूला पहले याद करवाता है, और फिर पहली ज़बान की मदद से दूसरी ज़बान में तर्जुमे का काम देता है। इसमें जो टीचर होता है उसका जो रोल होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं, ठीक है। रास्त तरीका, जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। प्रत्यक्ष विधि में हम क्या करते हैं, मादरी ज़बान का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था उसमें हम मादरी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डायरेक्ट मेथड में हम मादरी ज़बान का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस तरीके के तहत दूसरी ज़बान यानी सेकेंड लैंग्वेज सिखाने के लिए किसी ज़बान की मदद नहीं ली जाती है। आमूज़गारों को सीधे उसी ज़बान में सिखाया जाता है। अगर बच्चों को एप्पल सिखाना है तो डायरेक्ट हम एप्पल दिखा करके बताते हैं कि बच्चों देखो ये एप्पल है, या तस्वीर दिखा देते हैं, ठीक है। उसका मान ही नहीं बताते हैं हिंदी में या फिर किसी और ज़बान में, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्ट मेथड। इस तरीके से यानी डायरेक्ट मेथड से हम कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट को, ठोस चीज़ों को सिखा सकते हैं। मुजर्रद तस्वुरात को, जो एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट हैं उनको नहीं सिखा सकते, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में हम चीज़ों को डायरेक्ट बताएंगे, सामने से दिखा के बताएंगे, तो जो अमूर्त चीज़ें होंगी, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होंगी, उसे हम दिखा तो सकते नहीं हैं। तो इसलिए डायरेक्ट मेथड में एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठोस चीज़ें हम आसानी से सिखा सकते हैं। ए फॉर एप्पल दिखा दिया, बी फॉर बैट दिखा दिया, या फिर तस्वीर दिखा दी, कैट बिल्ली की तस्वीर दिखा दी, तो ये सब डायरेक्ट मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, मादरी ज़बान का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं।
मादरी ज़बान के इस्तेमाल को हम इसमें ममनू समझते हैं। बगैर मादरी ज़बान के इस्तेमाल किए हम डायरेक्ट कोई गैर मुल्की ज़बान या फिर अंग्रेज़ी ज़बान सिखाते हैं। ये तरीका आमोज़गारों के मादरी ज़बान की मदद के बगैर अल्फाज, ख़यालात, तसव्वुरात, तजर्बात, ज़बान, इज़हार, कवायद और कारकर्दगी के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक़ कायम करता है। अंग्रेज़ी पढ़ना है तो हिंदी की मदद से मत पढ़ो, डायरेक्ट अंग्रेज़ी पढ़ो। जैसे कुछ CBSE बोर्ड के स्कूल्स होते हैं जिसमें हिंदी बोलना अलाउ नहीं होता है, तो वो कौन सा मेथड फॉलो कर रहे होते हैं? वो डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे होते हैं। तो आपकी मादरी ज़बान का इस्तेमाल ना हो, डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज यूज़ हो, तो वो होती है आपकी डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, रास्त तरीका या बराह रास्त तरीका। उसके बाद अगला जो मेथड है वह समई लिसानी तरीका, जिसको हम अंग्रेजी में ऑडियो लिंगुअल मेथड कहते हैं। इस तरीके के तहत बातचीत और मुकालमा के जरिए, डायलॉग के जरिए ज़बान सिखाई जाती है। मौल्लिम किसी इक़्तिबास को तेज़ आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में पढ़ता है या फिर टेप रिकॉर्डर की मदद से बच्चों को सुनाता है और फिर तलबा से सुनता है कि जो कुछ मैंने पढ़ा या जो कुछ मैंने टेप रिकॉर्डर से सुनाया उसको तुम लोगों ने कितने अच्छे से सीखा। तो ये जो तरीका होता है वो ऑडियो लिंगुअल मेथड होता है। ठीक है, समई लिसानी तरीका होता है। इस तरीके से जो आपकी लिसनिंग स्किल है वो अहम रोल अदा करती है लिसनिंग स्किल इसमें। और इसमें जो आपकी चारों महारतें हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, LSRW लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल, ये चारों महारतें फ़रोग पाती हैं जब आप यूज़ करते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो अब ये सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों महारतें क्या होती हैं? आपस में मरबूत होती हैं, एक दूसरे से बाहम मुंसलिक होती हैं, इंटीग्रेटेड होती हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, अलग अलग नहीं सीखी जाती हैं। सभी चीज़ें, सभी महारतें, चारों महारतें एक साथ सीखी जाती हैं। इसके बारे में तफसील से हम अपने चौथे चैप्टर में या 5वें चैप्टर में, जिसका नाम होगा लैंग्वेज स्किल, उसमें आपको तफसील से बताएंगे। चलिए अगला मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ज़ू लिसानी तरीका। इसमें क्या होता है? ये तरीका मादरी ज़बान में पहले से हासिल शुदा ज़बान की महारतों के इस्तेमाल की वकालत करता है ताकि हदफ की ज़बान सीखने में रवानी और दुरुस्तगी हो। यानी जो पहले आपने ज़बान सीखी है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं बाइलिंगुअल मेथड में, और आपकी पहले की जो ज़बान सीखी हुई है उसकी मदद से आप अपनी टारगेट लैंग्वेज सीख सकते हैं। अगला मेथड है गुफ्तगू का तरीका, जिसको हम लोग कम्युनिकेटिव मेथड कहते हैं। यह तरीका इस बात पर मबनी है कि जैसे सुन सुनकर हम पहली ज़बान सीखते हैं वैसे ही सुन सुनकर हम दूसरी ज़बान भी सीख सकते हैं। इसमें सीखने का आगाज़ दूसरी ज़बान में कम्युनिकेशन करके, बातचीत करके किया जाता है। इसमें जो टीचर होता है वो फैसिलिटेटर होता है, सुगम करता होता है, और वही कोई टॉपिक, कोई मौजू तयन करता है जिसके बच्चों को बातचीत करना है और ज़बान सीखना है। अगला तरीका है स्ट्रक्चरल मेथड, साख्तियाती तरीका। इसमें क्या होता है? संरचनात्मक विधि इसको कहते हैं हिंदी में। ये तरीका एक ज़बान सीखने का ऐसा तरीका है जो सीखने वाले को जुमलों की साख्त या पैटर्न पर अबूर हासिल करने में मदद करता है। इस तरीके से हमें क्या करना होता है, जो पैटर्न होते हैं कि किसी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड्स आएंगे, ये सब हमें पहले ही याद करना पड़ता है। यानी जुमलों की साख्त या पैटर्न को हमें याद करना पड़ता है। इस तरीके में जुमलों की साख्त या पैटर्न पर अबूर हासिल करने में मदद मिलती है। ये ज़बान सीखने की बुनियादी महारत को बेहतर बनाता है और सीखने वाले की बोलने की आदत को भी ये दुरुस्त करता है। ऐसे ही और भी तरीके हैं, आप लोग पढ़िएगा। साइलेंट वे क्या होता है और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, इसको पढ़िएगा। देखिए, इससे सवाल काफ़ी पूछे जा चुके हैं। टोटल फिजिकल रिस्पांस यानी समग्र भौतिक अनुक्रिया, कुल जिस्मानी रद्द अमल क्या होता है। देखिए, जब आप पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते हुए आप बॉडीली एक्टिविटीज़, बदनी सरगर्मी
शारीरिक गतिविधियां कर रहे हैं तो आप कौन सा तरीका अपना रहे हैं, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। जैसे आप कोई गाना गा रहे हैं और उसमें सर, कंधा या फिर घुटना लफ्ज आया है तो आप अदा कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। जैसे ही सर लफ्ज आया आप अपने सर की तरफ इशारा कर रहे हैं, कंधा लफ्ज आया तो कंधे की तरफ इशारा कर दे रहे हैं, घुटना लफ्ज आया तो घुटने की तरफ इशारा कर दे रहे हैं। तो ये आप टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड को फॉलो कर रहे हैं। इस तरीके के मुताबिक बेहतर आमोजिश के लिए जिस्मानी और ज़हनी तौर पर पार्टिसिपेट करना शामिल होना ज़रूरी है। इस तरीके में मुअल्लिम पहले हदफ ज़बान का नमूना यानी कि मॉडल पेश करके तफ़हीम पैदा करता है। मुअल्लिम की बातों और हिदायत का जवाब तलबा गैर लफ्ज़ी तौर पर यानी कि जिस्मानी हरकत से पहले बॉडीली एक्टिविटी करके फिर लफ्ज़ी तौर पर यानी कि ज़बान के ज़रिए देते हैं। पहले जिस्मानी तौर पर रिस्पॉन्स करते हैं फिर लफ्ज़ों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें हम बॉडीली एक्टिविटी करते हैं, टीचर भी करता है, बच्चे भी करते हैं। दीगर महारतों के मुकाबले समाअत पर इसमें ज़्यादा जोर दिया जाता है। कवायद और ज़ख़ीरे अल्फाज यानी कि वोकैबुलरी पावर पे इसमें जोर दिया जाता है। ये नेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड यानी कि फितरी तरीका। इसमें क्या होता है, इसमें ये माना जाता है कि बच्चे करके सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग मेथड पे इसमें फोकस किया जाता है और ये माना जाता है कि अगर बच्चे गलतियां करें तो उनको करने दीजिए क्योंकि बच्चे गलतियों से ही सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ऊपर से नीचे का तरीका, ये इम्पोर्टेंट है, टॉप बॉटम अप्रोच। इसमें क्या होता है, इस नुक्ता नज़र में आमोज़गार ज़बान के मानी जानने के लिए अपने प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करता है। यह नुक्ता नज़र इनफरादी आवाज़ों, अल्फाज और फ़िक्रों के बजाय ज़बान को मजमूई तौर पे टोटल के रूप में एक इकाई के तौर पे देखता है। ठीक है, यह नुक्ता नज़र कवायद के ढांचे और इनफरादी अल्फाज के बजाय मानी पे तवज्जो देता है। जैसे आप ऊपर हैं तो ये कोई सेंटेंस है, फिर इससे जो छोटा है वो आपका लफ्ज़ है, फिर लफ्ज़ से छोटा जो है वो आपका वर्ड, ये सेंटेंस है, ये तीन हर्फ वाला लफ्ज़ है, ये 2 हर्फ वाला है, फिर उसके बाद 1 हर्फ वाला, फिर उसके बाद ABCD यानी कि अल्फ़ाबेट। तो ये आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं यानी कि आप अपनी साबिका मालूमात का यूज़ कर रहे हैं। साबिका मालूमात आपकी बहुत सारी हो सकती हैं, उसमें से आप और कम करेंगे, फिर और कम करेंगे, फिर स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो ये ऊपर से नीचे का अप्रोच है। ठीक है, अब नीचे से ऊपर का अप्रोच क्या होता है, यह हिस्सा मुकम्मल फ्रॉम पार्ट टू, यह जो नजरिया है यह हिस्सा से मुकम्मल यानी फ्रॉम पार्ट टू होल की तरफ मुंतकिल करता है। पहले छोटे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, इस पे जोर देता है। यानी कि इस मेथड के तहत आपको पहले अल्फ़ाबेट यानी कि ABCD पढ़ाना होगा, फिर आपको लफ्ज़ वर्ड पढ़ाने होंगे, फिर सेंटेंस, फिर कहानी, फिर स्टोरी। यानी कि पहले हुरूफ़ तवज्जुह, फिर अल्फाज, उसके बाद कहानी और आखिर में नज़्म की तजवीज़ दी जाती है। तो ये तरीका नीचे से ऊपर का होता है यानी फ्रॉम डाउन टू अप होता है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट हैं जिन्हें आप पढ़ लीजिए। ये पॉइंट जो पहला वाला है इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बच्चे कोरी स्लेट नहीं होते हैं, कोरे कागज़ नहीं होते हैं, बल्कि तजर्बात का ख़जाना लेकर आते हैं। इसलिए हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चों को सेंटर में रखना चाहिए। तदरीस व आमोज़िश का मरकज़ बच्चों को ही होना चाहिए। तमाम मंसूबों की तश्कील बच्चों की ज़रूरियात और सलाहियत के मुताबिक ही करनी चाहिए। कोई भी लेसन प्लान बनाओ तो आप बच्चों की दिलचस्पी के मुताबिक, बच्चों की नीड के मुताबिक बनाओ। ठीक है, चलिए अब बिक्स क्या होता है, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। बिक्स यानी कि इसका फुल फॉर्म भी एक बार पूछा जा चुका है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। बिक्स का मतलब होता है यानी कि मौजूदा ज़रूरत के लिहाज से आपके अंदर ज़बान के इस्तेमाल करने की सलाहियत है कि नहीं। अगर आपके अंदर सलाहियत है तो वही सलाहियत बिक्स कहलाएगी। आप बाज़ार गए, बाज़ार में आप दुकानदार से बातचीत कर पा रहे हैं, मोल भाव कर पा रहे हैं,
तो आप मौजूदा ज़रूरत के मुताबिक उससे कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। इसका मतलब आपके अंदर बिक्स है, बुनियादी तरसीली महारत है। रोज़मर्रा समाजी रवाबित के लिए जो लिसानी महारत दरकार होती है उसे ही बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है। अब कल्प क्या होता है? अच्छा देखो, बिक्स से मुतालिक एक सवाल पूछा जा चुका था। देखिए सवाल क्या था कि क्लास को 5-5 के ग्रुप में बांटकर उन्हें ग्रुप में बातचीत करने के लिए रोजाना एक मौजू दिया जाता है और बाद में हर एक ग्रुप से एक एक स्टूडेंट को लिया जाता है और उन्हें पूरी क्लास के सामने एक ग्रुप में बातचीत करने के लिए कहा जाता है। यानी कि हर एक ग्रुप से एक एक बच्चे को निकाल करके नया ग्रुप बना करके किसी मौजूदा ज़रूरत के लिहाज से बच्चे को कम्युनिकेशन करने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर बच्चा कम्युनिकेशन करेगा तो उसके अंदर क्या होगा? बिक्स होगा। तो रोजाना एक टॉपिक दे करके फिर हर एक ग्रुप से एक एक बच्चे को निकाल करके स्टेज पे ले जाके किसी टॉपिक पर डिस्कशन करवाया जा रहा है। तो ये बिक्स बढ़ाने की, बुनियादी तरसीली महारत बनाने की ये कोशिश हो रही है। तो ये सवाल सीटेट में पूछा गया था, आपने बता दिया। कल्प क्या होता है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी इल्मी तालीमी ज़बान की महारत कल्प का फुल फॉर्म होता है। इसका मतलब है मवाद को समझने और उस पर बहस करने के लिए जो हमें लिसानी महारत चाहिए, किसी टॉपिक को समझने और उस पर डिस्कशन करने के लिए जो हमारे अंदर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होगी वही कल्प कहलाएगी। अगर एक ज़बान का उस्ताद ग्रुप में कहानी लिखने का काम देता है और कहानी को इस तरह शुरू करता है कि एक खूबसूरत लड़की थी और फिर उसने ग्रुप से और जुमले जोड़कर पूरी कहानी कहने को कह रहा है, तो वो क्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? एक खूबसूरत लड़की थी, वो रोड पे जा रही थी, उसको किसी मनचले लड़के ने देख लिया, उसका पीछा करने लगा, वो लड़की डर गई, उसने पुलिस को फ़ोन लगा दिया, पुलिस आई और मनचले लड़के को मन भर कूट दी और उसको अरेस्ट कर ली। इस तरह से आप बच्चे को एक सेंटेंस दे रहे हैं, एक खूबसूरत लड़की थी, और बच्चा उससे अलग अलग सेंटेंस बना रहा है। तो इस एबिलिटी को, इस क्वालिटी को हम क्या कहते हैं? कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कहते हैं। यानी कि मवाद को समझने और उस पर बहस करने की जो महारत होती है वही होती है कल्प। समझ में आया? अब रीलिया क्या होता है? रीलिया वो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका हम रियल लाइफ से निकाल करके जिनको हम क्लासरूम में लेके आते हैं और उनसे बच्चों को चीज़ें समझाते हैं। जैसे रीलिया से मुराद वह अशिया हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वाबस्ता हैं और क्लासरूम में इस्तेमाल की जाती हैं। सिक्का हो गया, चिमटा हो गया, टिकट हो गया, अखबार हो गया, फल हो गया, ये सब रीलिया हो गए। ठीक है। ज़बान की क्लास रीलिया जैसे खिलौने, तस्वीरें, पेंटिंग का इस्तेमाल करने से आमोजगारों को बोलने की सरगर्मी में ज़हन साजी करने में मदद मिलती है। यानी कि जब हम रीलिया का यूज़ करते हैं तो बच्चों की स्पीकिंग स्किल बढ़ती है। रीलिया में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? सिक्का हो सकता है, चिमटा हो सकता है, कोई भी चीज़ आप क्लासरूम में लेके आइए और बच्चों को दे दीजिए और बच्चों से कहिए कि बच्चों इस पर 10 सेंटेंस बोलो। तो ये जो चीज़ क्लासरूम में आई है इसको हम क्या कहेंगे? रीलिया कहेंगे। रीलिया क्लास को हकीकी दुनिया में लाकर सीखने को मज़ीद दिलचस्प बनाता है और क्लासरूम के तामुल की हौसला अफजाई करता है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, उनको पूरा करने में मदद करता है। तो हमने कुछ अहम बातें बताई, कुछ चीज़ें छोड़ भी दी ताकि आप लोग खुद से भी पढ़ें, नोट्स ज़रूर लीजिएगा। चलिए अब मैं जो सवालात करूँगा उसका जवाब आप लोग अपने आप देंगे। देखो, बुनियादी तरसीली महारत यानी कि बिक्स, ये किसे कहते हैं? क्या मुजर्रद ख्यालात के इज़हार के लिए दरकार ज़बान ये बिक्स है, या फिर नन्हे आमोजगार की तरसील के लिए दरकार ज़बान बिक्स है, या फिर मौजूदा ज़रूरत की तरसील के लिए जो ज़बान दरकार है वो बिक्स है? तो मौजूदा ज़रूरत की तरसील के लिए जो ज़बान दरकार है, आप मार्केट जा रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी कम्युनिकेशन में जो ज़बान आप यूज़ कर रहे हैं
वही तो आपकी बुनियादी तरसीली महारत है, यानी कि मौजूदा ज़रूरत की तरसील के लिए दरकार ज़बान को बिक्स कहते हैं। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप हमारे नोट्स में देख सकते हैं। चलिए, छठी जमात का तालिब इल्म है रहीम, वो क्या कर रहा है, मतन के मानी को समझने के लिए साबिका मालूमात यानी कि प्रीवियस नॉलेज का यूज कर रहा है। तो वो कौन सा तरीका अपना रहा है, प्रीवियस नॉलेज, यानी कि आप पहले ही ऊपर चले गए, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके टॉपिक तक आ गए। तो ये आप क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे का जो अप्रोच है, टॉप डाउन जो अप्रोच है, उसे आप फॉलो कर रहे हैं। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जबान का उस्ताद मानी को समझने के बजाय जुमलों के पैटर्न को याद करने पे जोर दे रहा है, तो ये कौन सा मेथड है। मैंने बताया कि पैटर्न और स्ट्रक्चर अगर टीचर याद करवा रहा है तो वो ग्रामर ट्रांसलेशन तो होगा नहीं, इसमें तो हम एक ज़बान की मदद से दूसरी ज़बान सीखते हैं। तरसीली अंदाज़ नज़र भी नहीं होगा, कम्युनिकेशन में हम बातचीत से ज़बान सीखते हैं। रास्ता तरीका भी नहीं होगा, इसमें तो हम मादरी ज़बान का इस्तेमाल नहीं करते हैं। साख्तियाती तरीका होगा, इसमें हम ज़बान के उस्ताद की हैसियत से मानी को समझने के बजाय हम जुमलों के पैटर्न को, स्ट्रक्चर को याद कराते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ऐसे ही बहुत सारे सवालात हैं, मज़ीद सवालात हम अगली क्लास में करेंगे। इस सवाल का जवाब आप लोग खुद देंगे कमेंट में कि दर्जा चहारुम की एक मुअल्लिमा आमोज़गारों से कहती है कि वो घर से 2-3 चीज़ें लेकर आएँ और एक दूसरे से बदल लें। घर से चीज़ें लेके आएँ, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लें, फिर उन चीज़ों पे कम से कम 10 सेंटेंस बोलें। तो ये जो चीज़ें बच्चे लेके आए हैं, इनको हम रिलिया कहेंगे, घर की अशिया कहेंगे, तदरीसी मवाद कहेंगे, या फिर ज़बान का मुहर्रिक कहेंगे। कमेंट में आप लोगों को इसका जवाब बताना है। मज़ीद सवालात अगली क्लास में हल करेंगे।